बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियरिंग डायनामिक्स का आज ये 6th लेक्चर है। आई होप कि दैट इज़ 6, ये 6वां लेक्चर है और चैप्टर 13 यानी काइनेटिक्स ऑफ अ पार्टिकल जो है हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसमें फ्रिक्शन को मैंने जो है डिस्कस किया था और फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो लास्ट टाइम भी आपने देखे थे। उसी को कंटिन्यू करते हैं। कुछ बातें बहुत क्विकली जो है जो मैंने इससे पहले की थी, यानी ऐसी की पॉइंट्स के जिनकी फिर ज़रूरत अब हमें यहाँ पे पड़ेगी, उनको दोबारा एक दफ़ा दोहरा लेते हैं। फ्रिक्शन के 2 फेजेस होते हैं। फ्रिक्शन स्टैटिक भी होती है और काइनेटिक भी, यानी उस वक्त भी होती है जब बॉडी रुकी भी होती है और उस वक्त भी होती है जब वो चल रही होती है। लेकिन शर्त ये रुकी भी जब वो है कि हम उसके ऊपर कोई फ़ोर्स लगा रहे हैं, उसे चलाने की कोशिश करते हैं, तो फिर फ्रिक्शन पैदा होती है। और जैसे जैसे हम अपनी वो अप्लाइड फ़ोर्स बढ़ाते जाते हैं, फ्रिक्शन भी बढ़ती जाती है यानी स्टैटिक, और वो एक अपर लिमिट तक जाती है जिसको लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ये फ्रिक्शन की स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, दैट इज़ म्यू एस इंटू आर। म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन था और आर नॉर्मल रिएक्शन होता है वेट के हिसाब से। और फिर इसी तरीके से जब बॉडी चल पड़ती है तो फ्रिक्शन जो है वो काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाती है, एफ के विच इज़ म्यू के इंटू आर। म्यू के जो है वो म्यू एस से कम होता है। वही सरफेसेस हैं, लेकिन जब चल रहा होता है कोई ऑब्जेक्ट तो उसका जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के मुकाबले में कम होता है। तो इस लिहाज से ये कुछ बातें थी हमने पढ़ी थी। अब आज के लेक्चर का पहला हमारा मौजू ये है कि यानी सिचुएशन सारी वही है, फ्रिक्शन इन्वॉल्व है। अगेन सॉलिड फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सॉलिड फ्रिक्शन काइनेटिक स्टैटिक दोनों तरह की होती है, वो सब बातें भी वैलिड हैं। मेन अब हमें एक चीज़ समझनी है और वो ये कि कोई भी सिचुएशन अगर है, एक ऑब्जेक्ट है वो एक सरफेस पे रखा हुआ है, तो उस पर एक फोर्स वेट है उसका जो डाउनवर्ड लग रहा है, और एक है नॉर्मल रिएक्शन। एंड डेफिनेटली देयर इज़ एन अप्लाई। ये सारे टिपिकल जो सवाल जो किए और अभी भी जो 2-3-4 अभी हमने करने हैं, उनका यही सिनेरियो है कि एक सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब वो कोई पेटी, कोई क्रेट, कोई भी इस तरह की चीज़ है, वो एक सरफेस पे रखा है, उसके ऊपर एक फ़ोर्स लगाई जाती है। हमने अपने हिसाब से उसको अप्लाइड फ़ोर्स का नाम दिया था, सो आई अगेन कॉल इट अप्लाइड फ़ोर्स। और इसके रिएक्शन में फ्रिक्शन की फ़ोर्स पैदा होती है। जब तक ऑब्जेक्ट रुका रहता है ये फ्रिक्शन की फ़ोर्स एफ एस कहलाती है और ये हमेशा अप्लाइड फ़ोर्स के बराबर रहती है, यानी उसको कैंसिल करती रहती है। और ये सिलसिला चलता रहता है यहाँ तक कि फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुँच जाती है, यानी एफ एस एग्जैक्टली उस वक्त म्यू एस इंटू आर के बराबर होती है और फिर उसे एफ एस मैक्सिमम कह देते हैं। ज़ाहिर बात है ये अप्लाइड फ़ोर्स भी उस वक्त इतनी ही होती है और फिर इससे अगले ही लम्हे ऑब्जेक्ट चल पड़ता है सडनली, यानी ऑलमोस्ट अप्लाइड फ़ोर्स वही रहती है, लेकिन ये फ्रिक्शन एकदम से रिड्यूस हो जाती है और ये चेंज होके सडनली एफ के म्यू के इंटू आर बन जाती है, यानी इसकी वैल्यू यही रहती है। अब जैसे फ़र्ज़ कर लें किसी एग्जांपल में याद होगा हमने एक एग्जांपल ली, इसमें 49 जो है वो आ रही थी इसकी वैल्यू म्यू एस इंटू आर, यानी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। अब सपोज़ अप्लाइड फ़ोर्स 0 से स्टार्ट हुई, ये भी 0 थी, फिर उसको बढ़ाया है, 1 हो गई, 2 हो गई, 3, 4, दैट गोज़ ऑन, यहाँ तक कि 49 हो गई, ये भी 49 हो गई। अब ये एक 49 के आगे मैंने मिसाल तो दी थी कि 49.1 हो जाती है। ऑलमोस्ट 49 पर पहुँच कर ही कनेक्शन दोनों सरफेसेस का जो आपस में होता है एक तरह से ख़त्म हो जाता है, सडनली वो ब्रेक हो जाता है और बॉडी चल पड़ती है, तो ये तो 49 ही रहेगी। ये बेसिकली एकदम से इस वैल्यू पे आ जाएगी। अब ज़ाहिर बात है आर उतना ही है, म्यू एस से म्यू के हो गया जो थोड़ा सा कम है, नतीजतन ये वैल्यू भी कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल इट बिकम्स 37, इस तरह की कोई वैल्यू लेस देन 49। 37 की कोई ख़ास अहमियत नहीं है, बस इतना है कि इससे कम हो गई, ये उतनी रहेगी। तो 49 माइनस 37 देयर इज़ अ रिजल्टेंट फोर्स। लेकिन इससे पहले 49 कैंसिल हो रहे थे, यानी 0 पे 0 कैंसिल, 2 माइनस 2 कैंसिल, 3, 10, 11, 12, 49 पर लेकिन जब पहुंच गए ना हम, तो अब बस अब कंट्रोल से ये आउट है। 49 के बाद ये 49 तो रहेगी, लेकिन ये सडनली कम हो जाएगी, इसलिए कि वो जो बॉन्ड्स बने हुए होते हैं सरफेस वो टूट जाते हैं और वो फिर चलना शुरू हो जाती है और फिर वो चलते हुए भी होती है फ्रिक्शन, लेकिन वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। इस तरह ये ऑब्जेक्ट जो है
वो मूव करता है। सो द पॉइंट इज़ दैट कि ये हमने सारा सिनेरियो पहले ही पढ़ा था। अब सिर्फ एक नया पहलू क्या है, नया पहलू ये है कि सपोज़ ये जो मेरी अप्लाइड फोर्स है ये एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल नहीं है। हमने ऐसा एक सवाल किया था जिसमें अप्लाइड फोर्स एक एंगल पे थी, तो हमने उसे 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया था। एक पॉइंट उस वक्त मैंने नहीं बताया था, अब वो बता देना मुनासिब है। ज़ाहिर है ग्रेजुअली चीज़ें समझ में आती हैं। सपोज़ कि अगर ये अप्लाइड फोर्स जो है ये कुछ सीधी होने के बजाय, अच्छा पहले ये देख लेते हैं अगर ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है तो उस सूरत में क्या सिचुएशन है। मैं मेनली फोकस किसको कर रहा हूँ, आर को। व्हाट वी कैन से अबाउट आर व्हेन आवर अप्लाइड फोर्स इज़ हॉरिजॉन्टल। याद रखें कि अगर ऑब्जेक्ट इस सिनेरियो में, मैं ज़्यादा स्पेसिफिक इसी मिसाल की, इस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ जहाँ एक ऑब्जेक्ट है, एक सरफेस पे रखा है और हमसे मूव करवाना चाहते हैं, तो वहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन है, चूँकि सरफेस पे रखा हुआ है, देयर इज़ अ वेट होगा। इसी तरह एक अप्लाइड फोर्स है और फ्रिक्शन उसको अपोज कर रही है। अगर ये फोर्स बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, फ्रिक्शन भी ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल होगी, इसलिए कि फ्रिक्शन सरफेस के पैरेलल होती है। ये फोर्स इवन कुछ एंगल पे भी चली जाए तो ये हॉरिजॉन्टल ही रहती है। ज़ाहिर है जब ये एंगल पे जाती है तो इसके 2 कंपोनेंट बन जाते हैं, एक कंपोनेंट को फ्रिक्शन कैंसिल कर रही होती है। तो इन एनी केस फ्रिक्शन हमेशा हॉरिजॉन्टल रहेगी, ये हमेशा वर्टिकल रहेगी, ये हमेशा वर्टिकली डाउन होगा। ये फोर्स अगर एंगल पे नहीं जाए, जैसे इस वक्त नहीं है, तो क्या होगा, एग्जैक्टली आर डब्ल्यू को कैंसिल कर रहा होगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब ये मूव करेगा सिस्टम तो ये हॉरिजॉन्टल मूव करेगी, वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होगी। हमने हर सवाल में ऑलमोस्ट ये सिनेरियो लिया कि समेशन एफ वाई, एज्यूमिंग दैट कि ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, समेशन एफ वाई यानी वाई डायरेक्शन में जितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो सब एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। सो द पॉइंट इज़ दैट के आर is exactly equal to W, या यूँ कह लें कि प्लस आर माइनस डब्ल्यू, द आंसर इज़ 0, दे आर कैंसलिंग ईच अदर। इसका मतलब है आर का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली किसके बराबर होगा, वेट के बराबर होगा, और वेट कांस्टेंट है। तो 2 बातें यहाँ से कंक्लूड हो रही हैं। अगर आपकी अप्लाइड फोर्स बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है तो 2 चीज़ें कंक्लूड की जा सकती हैं। इफ़ एफ अप्लाइड इज़ हॉरिजॉन्टल, then two things happen. Number 1, R is exactly equal to W, ज़ाहिर बात है उसी में से ये बात ड्राइव हो रही है, and R is constant, R constant है श्योरिटी के साथ। इसके बरक्स अगर अप्लाइड फोर्स कुछ एंगल बना रही हो तो फिर क्या होगा, if F applied is at some angle, obviously relative to the x axis या horizontal, then first of all R exactly W के बराबर नहीं होगा। अब इसको देख लेते हैं कैसे नहीं होगा। सपोज़ कि आपके पास यही सिचुएशन है, दिस इज़ W, दिस इज़ फ्रिक्शन, दिस इज़ आवर अप्लाइड फोर्स, और ज़ाहिर बात है नॉर्मल रिएक्शन भी है। अब इस अप्लाइड फोर्स को मैं 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकता हूँ। अगर ये F अप्लाइड ऐसे है एट सम एंगल थीटा, तो एक कंपोनेंट इसका हॉरिजॉन्टल होगा, एक वर्टिकल होगा। वर्टिकल कंपोनेंट होगा, थीटा के सामने हमेशा साइन होता है, एफ अप्लाइड साइन थीटा, एंड दिस इज़ एफ अप्लाइड कॉस थीटा। अब मैं जब इस पर, ज़ाहिर बात अभी भी उसूल वही है कि ये हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में ये मूव नहीं कर रहा होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। इसका मतलब द प्रिंसिपल अगेन अप्लाइज कि समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। लेकिन अब सिचुएशन क्या है कि वाई डायरेक्शन में सिर्फ 2 फोर्स नहीं है। जब ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल थी तो वाई डायरेक्शन में सिर्फ 2 फोर्स थी, आर और डब्ल्यू। अब आर भी है, आर अपवर्ड है, प्लस आर ऑब्वियसली माइनस डब्ल्यू, बट देर इज़ ऑल्सो एफ अप्लाइड। अप्लाइड फोर्स जब थोड़ा सा भी ऊपर की तरफ जाएगी तो उसका एक हॉरिजॉन्टल लेकिन एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा। ये वर्टिकल कंपोनेंट भी किधर लग रहा है, ऊपर। आर भी किधर लग रहा है, ऊपर। इसका मतलब है कि ये और अप्लाइड
फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये मिलकर वेट को क्या करेंगे, कैंसिल। सो प्लस आर माइनस डब्ल्यू एंड प्लस एफ अप्लाइड साइन थीटा, दे कैंसिल ईच अदर। इससे अब आप आर निकालें तो आर क्या आएगा, माइनस का डब्ल्यू उस तरफ जाके प्लस होगा और ये टर्म माइनस हो जाएगी, एफ अप्लाइड साइन थीटा। इसका मतलब है कि अब आर एग्जैक्टली डब्ल्यू के बराबर नहीं है बल्कि लेस देन डब्ल्यू है इस मिसाल में, अगर ये अप्लाइड फोर्स हमारी ऊपर है। या यूँ कह लें कि जो हमारा एंगल है ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव एंगल का मतलब क्या होता है, एंगल एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से सबको पता है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और ये वाला नेगेटिव होता है। तो एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस एंगल तरफ मेजर किया है तो वो पॉजिटिव लिया जाता है। इसके बरक्स अगर एंगल नीचे की तरफ जाएंगे हम तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो वो नेगेटिव होगा। मसलन ये अप्लाइड फोर्स एंगल बना रही थी ऐसे, अगर ये ऐसे एंगल बना रही हो यानी इसको नीचे की तरफ खींचा जा रहा हो किसी तरीके से, कोई भी इस तरह का की सिचुएशन हो सकती है, तो फिर इस सूरत में इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड होगा और ये एंगल कैसा होगा, ये नेगेटिव होगा। मैं नेगेटिव कह रहा हूँ, हम नेगेटिव लेंगे नहीं बट जस्ट टू डिफ्रेंशिएट। इन एनी केस अगर ये अपवर्ड है तो भी और ये डाउनवर्ड है, आर डब्ल्यू के बराबर नहीं होगा। जब ये अपवर्ड है तो आर डब्ल्यू से कम है, इट इज़ डब्ल्यू माइनस द वर्टिकल कंपोनेंट। और लॉजिकली समझ में आती है बात। फ़र्ज़ कर रहे हैं कि अगर 10 न्यूटन का वेट है, अप्लाइड फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ लग रहा है, ये ऐसे ही है जैसे आपके पास ज़मीन पे कुछ ब्लॉक रखा हो, उसके साथ एक रस्सी बंधी हो, आप रस्सी पकड़ के उसको यूं खींचें तो अब एक फ़ोर्स ऐसी आप लगाएं कि जिससे वो ऊपर आ जाए हवा में, तो अब जब वो ज़मीन से टच ही नहीं होगा तो आर ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब है उसको, आर का काम क्या है, इसे गिरने से रोकना। तो जब आप रस्सी से पकड़ के उसे ऐसे खींच रहे हैं तो अब आप उसे गिरने से रोक रहे हैं, यानी जो आपकी अप्लाइड फोर्स है वो वेट को कैंसिल कर रही है, अप्लाइड फोर्स का यानी वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ भी यही है, अप्लाइड फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट ये भी वेट को कैंसिल कर रहा है लेकिन आर भी कर रहा है। इसका मतलब है कि दोनों मिलकर कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए कि हमने अप्लाइड फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो इतना नहीं बढ़ा दिया कि बिल्कुल ये ज़मीन से ऊपर उठ जाए, है अभी भी ज़मीन के ऊपर रखा हुआ, लेकिन इसके आ जाने से क्या होगा, ज़मीन पर जो उसका लोड पड़ रहा था उसकी वजह से जो नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट हो रहा था वो कम हो जाएगा। इसलिए कि ये भी वेट को कैंसिल करने में हेल्प कर रहा है एक तरह से, तो इसका काम कम हो गया। यानी मैं सादा अल्फाज में लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ कि ये वेट को कैंसिल करता है, ये इसका हाथ बटा रहा है। जब ये हाथ बटाएगा तो नतीजा क्या निकलेगा, इसका काम कम हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो इस तरह ये कम हो जाती है। तो पहला तो ये फ़र्क पड़ा कि अब आर एग्जैक्टली डब्ल्यू नहीं है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आपको अभी समझ में आ जाएगी कि इसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे फ्रिक्शन के हवाले से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर इज़ लेस दैन डब्ल्यू और इट कैन बी ग्रेटर दैन डब्ल्यू। ये अगर ये वाली सिचुएशन, ऐसा भी एक सवाल मैं दिखा दूंगा कि ये नीचे की तरफ जाएगा तो असल में ये नीचे की तरफ अब उसे पुश कर रहा होगा, तो वेट भी उसे नीचे पुश कर रहा है और ये कंपोनेंट भी वर्टिकल नीचे पुश करेगा, तो आर का काम बढ़ जाएगा। आर इसको भी कैंसिल कर रहा होगा और इसके वर्टिकल कंपोनेंट जो नीचे की तरफ है उसे भी कैंसिल करेगा, तो आर बढ़ जाएगा उस केस में। तो बहरहाल इस वक्त हम उस कॉम्प्लिकेशन को छोड़ देते हैं। वी जस्ट कंसीडर दैट, यहाँ पे हम ये जहन में रखते हुए सम एंगल विच इज़ पॉजिटिव एंगल की केस ले रहा हूँ, यानी इस तरह की सिचुएशन ले रहा हूँ, एंगल एंटी क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव है, तो आर डब्ल्यू सब जो है वो कम होगा। और दूसरी चीज़, आर के अंदर क्या चीज़ आ गई, आर वेट के साथ साथ किस पे डिपेंडेंट है, अप्लाइड फोर्स पे भी डिपेंड है, यकीनन उसके एंगल पे भी डिपेंड है, अप्लाइड फोर्स पे भी डिपेंड है। दिस इज़ अ की पॉइंट। अब अगर आपकी अप्लाइड फोर्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, जैसे एक एग्जांपल हमने ली थी, ऑल्दो कि वो अप्लाइड फोर्स हॉरिजॉन्टल थी इसलिए वहाँ इशू नहीं आया, वो हॉरिजॉन्टल थी, उसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ बढ़ रहा था, 10t² + 100, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में एक सवाल था। लेकिन अब अगर ये एंगल पर है तो इसका एक कंपोनेंट वो आर के साथ जुड़ा हुआ है, आर उस पर डिपेंडेंट है। तो जब अप्लाइड फोर्स बढ़नी शुरू होगी टाइम के साथ तो ये कंपोनेंट भी बढ़ेगा। इसका मतलब आर वक्त के साथ और कम होता चला जाएगा, तो आर वेरिएबल होगा, आर कांस्टेंट नहीं होगा। इन केस अगर आपकी अप्लाइड फोर्स वेरिएबल है, जबकि हॉरिजॉन्टल केस में चाहे अप्लाइड फोर्स वेरिएबल हो चाहे अप्लाइड फोर्स कांस्टेंट हो, आर कांस्टेंट होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इंडिपेंडेंट ऑफ any possible variation
ऑफ एफ अप्लाइड। इस केस में ऐसा नहीं है, आर वेरीज इफ एफ अप्लाइड इज वेरिएबल। और इसका मतलब है वक्त के साथ, यानी जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ती जाएगी आर और कम होता जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू में से ये पूरा पार्ट माइनस हो रहा है, तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा फैक्टर, ये इसमें से माइनस होने वाला पार्ट बढ़ेगा तो आर कम होता चला जाएगा। इसका फ्रिक्शन पे असर पड़ेगा। कैसे? जस्ट टू गिव अ हिंट, फ्रिक्शन चाहे स्टैटिक हो चाहे काइनेटिक हो, इट इज़ म्यू इनटू आर। जब आर कम होगा तो फ्रिक्शन भी कम होनी शुरू हो जाएगी, तो इसका एक इन्फ्लुएंस आएगा। वो अब हम जो सवाल देखना चाह रहे हैं उसमें यही हमारा मेन मौजू है। सही भाई? सो आई होप के पॉइंट सबको समझ में आ गया। और हाँ, चलो मैं क्विकली इसका इम्पैक्ट बता देता हूँ। अगर इस तरह की सिचुएशन है, आपकी अप्लाइड फोर्स बढ़ रही है तो आर कम हो रहा होगा, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? इम्पैक्ट ये आएगा, सपोज वी स्टार्ट विद ज़ीरो अप्लाइड फोर्स। ज़ीरो अप्लाइड फोर्स अगर यहाँ रखें, ज़रा थोड़ी देर के लिए इसको हम पूरा पैरेलल में देख लेते हैं। सपोज मैं इसके बिल्कुल पैरेलल में ही ये चीज़ समझा देता हूँ। नाउ फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है म्यू एस इंटू आर, बट नाउ अवर आर इज़ डिपेंडेंट ऑन द अप्लाइड फोर्स। जैसे अभी हमने आर की इक्वेशन क्या निकाली थी, W माइनस एफ अप्लाइड साइन थीटा। सो इफ़ आई पुट हेयर म्यू एस के साथ सबको याद है आर आता है, मैं आर की जगह ये वैल्यू अगर यहाँ रख दूँ, सो इट इज़ W माइनस एफ अप्लाइड साइन थीटा। अब ज़रा गौर करें कि शुरू में एफ अप्लाइड जो है वो ज़ीरो थी, तो अगर मैं यहाँ ज़ीरो कर दूँ, ये सब ज़ीरो होगा, तो क्या आएगा? म्यू एस इंटू डब्ल्यू, एंड डब्ल्यू इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू आर, यानी आर इस वक्त एग्जैक्टली डब्ल्यू के बराबर है, एंड दैट इज़ 49। लेकिन अगर अब ये होता है, ये चले मैं इसको चूँकि यहाँ पे इस वे में लिखा हुआ है तो ऐसे ही लिख देता हूँ और इसको अलग रखता हूँ, इट इज़ म्यू एस इंटू आर, एंड आर इज़ दिस। इसका मतलब जब अप्लाइड फोर्स ज़ीरो करेंगे शुरू की वैल्यू, तो ये एग्जैक्टली ज़ीरो होगा, तो आर एग्जैक्टली कितना होगा? वेट के बराबर होगा, से 49। फिर एक स्टेज ऐसी आई कि अप्लाइड फोर्स बढ़ के 2 हो गई ना। अब जब आप 2 यहाँ रखेंगे तो W में से जब वो माइनस होगा तो फिर ये W नहीं आएगा, इट इज़ माइनस 2 साइन थीटा। इट्स अ सर्टेन पार्ट दैट डिक्रीजेज। जब R कम होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होगी? कम हो जाएगी, तो ये 49 नहीं रहेगी। फॉर एग्जांपल इट बिकम्स से 47। अब आपकी अप्लाइड फोर्स अभी 2 पे पहुंची है, उसे पहुंचना कहाँ था? 49 पर। लेकिन अभी एक सिचुएशन, और 49 के बाद क्या हो? बॉडी चल पड़ेगी। लेकिन अब क्या हो रहा है? आप अप्लाइड फोर्स को बढ़ा रहे हैं, टारगेट आपका 49 है, 49 पे पहुंचना है, लेकिन हो क्या रहा है? आपका टारगेट आपके करीब आना शुरू हो गया है, 49 नहीं, अब आपको 47 पे पहुंचना है। इसी तरीके से जब आपकी अप्लाइड फोर्स थोड़ी और बढ़ेगी, 3, अब जब आप यहाँ 3 रखेंगे, सो इट इज़ 3 साइन थीटा, और बड़ी हो जाएगी ये चीज़। साइन थीटा तो कांस्टेंट है, डब्ल्यू भी कांस्टेंट है, और ये फैक्टर बड़ा हो गया तो माइनस होगा, आर और कम होगा, आर और कम होगा, फ्रिक्शन और कम हो जाएगी। सपोज़ ये 45 पे पहुँच जाएगी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपने शुरू में जब ये ज़ीरो थी तो ये पूरा वेट के बराबर था और ये आ रहा था 49, तो टारगेट आपका 49 था। आपने दौड़ लगानी शुरू कर दी, 2, 3, आप बढ़ें, लेकिन हो क्या रहा है? उसके नतीजे में आपका टारगेट भी करीब आ रहा है। 49 तक अब जहाँ पहुँचने की ज़रूरत नहीं, अब ये 45 पर, यानी अगर ये 3 है फॉर एग्जांपल, तो ये मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए, तो 45 पर ही बॉडी चल पड़ेगी, तो आपका टारगेट जिस तक आपने जाना है वो भी आहिस्ता आहिस्ता आपके करीब आ रहा है। यानी एक तरफ से फोर्स को बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ टारगेट भी आपका नीचे आता जा रहा है, तो ये ज़्यादा जल्दी एक जगह मैच कर जाएंगे। फॉर एग्जांपल बढ़ते बढ़ते इसको बढ़ाते जा रहे हैं, ये पूरा फैक्टर बढ़ रहा है, आर कम हो रहा है, फ्रिक्शन कम हो रही है। सपोज कर लें इट गोज़ टू 30, और एग्जैक्टली जिस वक्त ये भी 30 पहुँची थी, तो ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो अबूर करनी ज़रूरी थी वो भी हमारे पता चला हमें कि वो 30 है। तो एग्जैक्टली इस 30 के ऊपर क्या होगा? पहुंचकर बॉडी चल पड़ेगी। तो दिस इज़ अ की आइडिया कि जब आपकी अप्लाइड फोर्स एंगल पर लगे तो उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है, वो वेट में से माइनस होता है तो आर आता है, यानी आर
उस पर डिपेंडेंट होता है। अब अगर अप्लाइड फोर्स वेरिएबल है तो फिर आर वेरी करेगा, कम होना शुरू हो जाएगा, और नतीजा क्या निकलेगा, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन जिस तक पहुंचना था हमें कि हम उससे ज़्यादा करें और फिर हम उसको क्रॉस कर जाएं, वो कम होनी शुरू हो जाएगी। सो इट्स अ मैच कि आप एक तरफ से अपनी अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ ये फिक्स नहीं है। अगर आर फिक्स होता तो ये फिक्स होती है, आप कहते हैं हाँ 49 पे पहुंचेगा तो बॉडी फिर चल पड़ेगी, लेकिन अभी क्या है कि जैसे जैसे आपकी अप्लाइड फोर्स बढ़ रही है वो तो बढ़ रही है, ये आपका टारगेट भी नीचे आता जा रहा है, तो किसी एक जगह ये मैच कर गए एक तरह से। तो ये एक मेन आइडिया है कि जब अप्लाइड फोर्स एंगल पर होती है तो उसका नतीजा ये निकलता है कि आर वेट से कम हो जाता है, और अप्लाइड फोर्स अगर वेरिएबल होती है यानी दूसरा नुक्ता, तो उसका फिर इम्पैक्ट ये आता है कि आर कम होता जाता है जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ती है। नतीजतन लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन कम होती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि बॉडी जिस फोर्स पर चल सकती थी, यानी जो फोर्स मैक्सिमम चाहिए थी जिसके बाद बॉडी चल पड़ेगी, वो टारगेट जो है, वो जो लेवल है वो नीचे आ जाता है, वो नीचे आता चला जाता है और बॉडी निस्बतन ज़्यादा जल्दी चल पड़ेगी, क्योंकि आपको अब 49 ही मिसाल के तौर पे 30 तक फोर्स लेकर जानी है, तो इट विल क्रॉस। ये मेन आइडिया। कीपिंग दिस इन माइंड, नाउ वी कम टू प्रॉब्लम 13-10। एग्जैक्टली ये ज़ाहिर बात है अनसॉल्व प्रॉब्लम है। पेज है इसका पेज नंबर 123, 13-10। इसकी और इससे अगले सवाल दोनों की एक ही फिगर है, और फिगर इस वक्त आपके सामने जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है। इसमें एक चीज़ बहुत ऑब्वियस है, देयर इज़ अ क्रेट, एक पेटी कोई चीज़ वेट है, उसके साथ एक चेन बनी हुई है जो ज़मीन से 20 डिग्री का एंगल बना रही है, और P है अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स को उन्होंने P कह दिया, सिंबल में डजंट मैटर। तो यहाँ नज़र आ रहा है कि अप्लाइड फोर्स बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं है और एंगल पर है, और मैं जब पढ़ूंगा सवाल तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये फोर्स कांस्टेंट भी नहीं है, ये इंक्रीज़ हो रही है। नतीजा फिर ये सब निकलेगा। अप्लाइड फोर्स चूँकि एंगल पर है लिहाजा उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, आर उस पर डिपेंडेंट होगा, लिहाजा जैसे जैसे ये बढ़ेगी आर कम होता जाएगा। नतीजतन लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन भी डाउन होनी शुरू हो जाएगी, यानी जो रिक्वायर्ड जो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए जिसको क्रॉस करना ज़रूरी है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती जाएगी। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन, अब उसकी बाकी डिटेल मैं बता देता हूँ आपको। (13-10) पेज मैंने इसका आपको बताया 123। ठीक है, फिगर देख रहे हैं आप। सवाल है द क्रेट हैज़ अ मास ऑफ 80 kg। इस क्रेट का मास 80 किलोग्राम है। ऑब्वियसली वी नीड G 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर सवाल में कहा गया है अ चेन इट इज़ टॉर्ड, उसको खींचा जाता है, टोइंग यानी टो करना, उसको कर रहे हैं बाय अ चेन विच हैज़ अ एंगल ऑफ 20 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। 20 डिग्री का एंगल है, फिगर में भी नज़र आ रहा है। और इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ P इज़ इंक्रीज्ड, मैग्नीट्यूड P का बढ़ाते हैं अनटिल द क्रेट बिगिंस टू स्लाइड। P बढ़ाते जाते हैं, ज़ाहिर बात है दो काम अब हो रहे होंगे, P बढ़ रहा होगा, बढ़ते बढ़ते वो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर आएगा तो बॉडी उस लम्हे चल पड़ेगी। लेकिन हो क्या रहा है, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही होगी, जहाँ P उस वैल्यू को मैच कर जाएगा वहाँ बॉडी चल पड़ेगी। तो बहरहाल यानी किसी भी पिछले सवाल के मुकाबले में सिचुएशन ये है कि यहाँ लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन फिक्स नहीं है, वो डाउन होती जा रही है, और आपकी अप्लाइड फोर्स बढ़ते बढ़ते जब उस वैल्यू पे पहुंचती है जहां वो दोनों बराबर होते हैं तो बॉडी चल पड़ती है। क्राइटेरिया वही है कि जब आपकी अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाए तो बॉडी चल पड़ेगी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब आपकी अप्लाइड फोर्स बढ़ने के साथ लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन डाउन भी हो रही है, तो दोनों जहाँ बराबर होंगे वहाँ बॉडी चल पड़ेगी। तो दिस इज़ द की आइडिया। सरफेस जिस पे रखा हुआ है ये, उसके और जो क्रेट है उसके दरमियान जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो 0.5 है। म्यू एस की वैल्यू 0.5 है और म्यू के की वैल्यू जो है वो 0.3 है। गिवन दिस टू वैल्यूज़ मालूम करना है डिटरमाइन क्रेट्स इनिशियल एक्सेलरेशन। इनिशियल मीन एंड उस लम्हे जब बॉडी चल पड़ेगी, इसलिए उससे पहले कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, यानी वो लम्हा जब आपकी अप्लाइड फोर्स
यकीनन उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो एग्जैक्टली लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होगा, तो उस लम्हे बॉडी एन उस लम्हे चल पड़ेगी, उस वक्त कितना एक्सेलरेशन होगा। सो एक्सेलरेशन की हमें इनिशियल वैल्यू जो है वो बतानी है। सो एक्सेलरेशन इनिशियल, अब इनिशियल की बाकी वजाहत जो है वो मैं कर दूंगा। और हाँ, पी के बारे में उसकी कोई वैल्यू नहीं दी, बस इतना बताया पी इंक्रीज़ हो रही है। नो एग्जैक्टली द सेम सिचुएशन जैसे पहले भी सवाल हमने की, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द वेट, क्रेट का वेट है वर्टिकली डाउन, हमेशा वर्टिकली डाउन होता है। देयर इज़ अ नॉर्मल रिएक्शन, और मैं इस बात को जानबूझ के यहाँ पे डेलिबरेटरी आर को छोटा बना रहा हूँ ये दिखाने के लिए कि आर वेट से कम है। एंड देयर इज़ अ सर्टेन अप्लाइड फोर्स, applied force is P, and then we have friction. Obviously जब वो चल पड़ेगा तो फ्रिक्शन एफ के होगी, लेकिन हमें अभी जो है इस वक्त हम फ़िलहाल इसको लिख के छोड़ देते हैं यहाँ पे। इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, इसके हेड से परपेंडिकुलर जब आप ड्रॉ करेंगे तो एक इसका कंपोनेंट वर्टिकल आएगा और एक कंपोनेंट इसका हॉरिजॉन्टल आएगा। This is P sin theta and this is P cos theta. Obviously फोर्स की जगह उसके कंपोनेंट्स ने ले ली। So this is the free body diagram. अब आप सबसे पहले वही बात कि जब ये मूव करेगा तो इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं होगी, तो समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। इन वर्टिकल डायरेक्शन की सारी फोर्सेस एक दूसरे को डेफिनेटली कैंसिल कर रही होंगी। सो वी हैव समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। वाई डायरेक्शन में सबसे पहले क्या है, प्लस आर, आर इज अपवर्ड, देन वी हैव माइनस डब्ल्यू, एंड देन वी हैव प्लस पी साइन थीटा। जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो अपवर्ड है, पी साइन थीटा। ये ज़ाहिर बात है सारी कैलकुलेशन अभी थोड़ी देर पहले भी की थी। अब यहाँ से आर क्या आएगा, इट इज़ डब्ल्यू प्लस का हो जाएगा और ये माइनस पी साइन थीटा हो जाएगा एज़ यूजुअल जैसे पहले था। अब जो जो वैल्यूज़ पता है वो रख लें। डब्ल्यू मीन्स एम जी, पी की वैल्यू, अच्छा पी की वैल्यू मैं नहीं मालूम, सो जस्ट लेट इट एज इट इज़, साइन 20 डिग्री। एम इज़ 80, जी इज़ 9.8, माइनस पी साइन 20 की वैल्यू हमारे पास होती है 0.342, 0.342। इसको और इनको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई जब हमने किया, सो वी गेट R इज़ इक्वल टू 784, ये मल्टीप्लाई होगी 784 आएगा, माइनस 0.342 कांस्टेंट पहले लिख लेता हूँ, और फिर उसके बाद P आएगा। So this is R depends on P. So as P increases, this factor subtracts from it and R decreases. So this is equation 1. अच्छा, अब दूसरा स्टेप क्या करना है, मुझे ये पता होना चाहिए लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, यानी कहाँ तक पहुँचना है, वो कौन सी वैल्यू होगी जिसके बराबर जब आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसलिए अब आपकी जो अप्लाइड फोर्स है वो ये है, यानी जो इसको मूव करवाने का काम कर रही है, ये तो अपवर्ड है, ये और आर मिलकर तो वेट को कैंसिल कर रहे हैं, ये इसको मूव करवाने का काम कर रही है। तो ये जब एग्जैक्टली लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होगी तो वो लम्हा होगा जिसके बाद बॉडी चल पड़ेगी। तो मुझे लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन पता करनी है। सो आई गो टू लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। Everybody knows that it is Fs maximum equal to mu s into r। अब mu s की वैल्यू 0.5 है और r ऊपर लिखा हुआ है, इक्वेशन 1 से r की ये वैल्यू यहाँ रख लेते हैं, 784 माइनस 0.342 p।
व्हेन यू मल्टीप्लाई इट इनसाइड, अब ये 0.5 इससे भी होगा और इस 0.342 से होगा, तो इसको सब मल्टीप्लाई करके जब हम देखेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर 392 देगा, माइनस दिस गिव्स 0.171 टाइम्स पी। तो अब वही बात है कि ये चीज़ कैरी ओवर हो गई कि आपकी जो फ्रिक्शन की लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू वो भी पी डिपेंडेंट है, यानी जैसे जैसे आपकी अप्लाइड फोर्स बढ़ेगी ये इसमें से माइनस होगा तो आपकी फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है, जो टारगेट है, वो कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आप अपनी वैल्यू बढ़ाएंगे, अप्लाइड फोर्स को बढ़ाएंगे, वो तो बढ़ ही रहा है, टारगेट की तरफ जा रहा है, लेकिन टारगेट भी उसकी तरफ आ रहा है एक तरह से। सो दिस इज़ द टारगेट। तो बहरहाल अब इसकी वैल्यू नहीं पता हमें, इट इज़ स्टिल पी डिपेंडेंट, तो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 2। नाउ कम्स द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक्सेलरेशन मालूम करना है कब, इनिशियल का मतलब एन वो लम्हा जब बॉडी चल पड़ी, और वो लम्हा जब बॉडी चल पड़ी होती है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो होता है जब आपकी अप्लाइड फोर्स एग्जैक्टली लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होती है। सो लेट P इज़ इक्वल टू एफ एस मैक्सिमम, कि हमारी जो अप्लाइड फोर्स है वो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर हो गई। कब? द इंस्टेंट मोशन बिगिंस, जैसे ही मूवमेंट शुरू होने वाली थी या हुई, तो ये वो लम्हा था जब P लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर हो गया। तो अब मैं इसकी जगह ऊपर वाली इक्वेशन में एफ एस मैक्सिमम की जगह P की वैल्यू रख देता हूँ, यानी यूँ समझ लें एफ एस मैक्सिमम को मैंने P के बराबर रख दिया। सो आई पुट इक्वेशन 2 टू एम्प्लाइज दैट यहाँ पे एफ एस मैक्सिमम की जगह P आ जाएगा। P इज़ इक्वल टू 392 माइनस 0.171 P। ये इस तरफ ले आएँ, ये 1P लिखा हुआ है और ये 0.171 है, सो इट इज़ 1.171 P इज़ इक्वल टू 392। सो P कम्स आउट 392 डिवाइडेड बाय 1.171, ये डिवाइड में इसके आ जाएगा। सो P की वैल्यू आ गई हमारे पास। व्हेन वी डू दिस सिंप्लीफिकेशन वी गेट 334.757 न्यूटन। ये है अप्लाइड फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू जिस पर जाकर बॉडी एग्जैक्टली चल पड़ेगी। अब जब वो चल पड़ेगी तो उसकी जो हालत है वो काइनेटिक है, यानी वो मूव कर रही है, तो उस वक्त जो फ्रिक्शन होगी वो काइनेटिक कहलाएगी। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये आपकी वो फोर्स है जो इसे मूव करवा रही है, अप्लाइड फोर्स। सो द रिजल्टेंट फोर्स विल बी दिस माइनस दिस इफ़ एफ आर इज़ द रिजल्टेंट फोर्स, और यह रिजल्टेंट फोर्स एग्जैक्टली कब है? एन उस लम्हे जब बॉडी चल पड़ी है, जस्ट एट द मोमेंट मोशन बिगिंस। सो एफ आर इज इक्वल टू पी कॉस थीटा माइनस एफ के। दिस इज एम ए। पी की वैल्यू जिस पे मूवमेंट स्टार्ट होनी थी वो 334.757 है, कॉस 20 डिग्री माइनस एफ के मीन्स म्यू के इंटू आर। एक काम करते हैं, उसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद वैल्यू डालेंगे। जो जस्ट कीप इट एम ए इज़ इक्वल टू पी कॉस थीटा माइनस एफ के। एफ के का मतलब म्यू के इंटू आर है, म्यू के इंटू आर। एंड व्हाट इज़ आर? आर की कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि आर खुद पी डिपेंडेंट है, तो आर की हम ये वैल्यू यूज़ कर लेते हैं। एम ए इज़ इक्वल टू पी कॉस थीटा माइनस म्यू के इज़ 0.3। आर की जगह ये वैल्यू आ जाएगी 784 माइनस 0.342 टाइम्स पी। पी की वैल्यू भी मैंने इसलिए डाली कि पी की दो टर्म्स हैं। और अब आप एक काम ये कर लें कि कॉस थीटा की वैल्यू रख लें। कॉस थीटा इज़ कॉस 20, बल्कि एक स्टेप में इसको हम रख लेते हैं और यहाँ इसकी वैल्यू डाल देते हैं। कॉस 20 कम्स आउट, कॉस 20 की वैल्यू हमारे पास होती है 0.9, इट्स अबाउट 0.9। सो दिस इज़ 0.9 पी, साथ में पी लिखा हुआ है। अब 0.3 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा
784 से मल्टीप्लाई होगा तो दैट गिव्स 235.2 और माइनस माइनस प्लस 0.3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा सो इट गिव्स 0.1026p. So these two terms get at 0.9 or 0.1026p, 0.9p or 0.1026p. When we add them, this becomes 1.042p minus 235.2. ए इधर रह गया, m डिवाइड में आ गया, समझ लें. इसी स्टेप में मैं दो काम करूँगा. एक तो ये 0.9p और 0.1026p को आपस में ऐड कराया तो 1.042p आ गया, माइनस 235.2 अपनी जगह रहा, और मास डिवाइड में आ जाएगा. मास कितना दिया हुआ था? 80. एंड नाउ वी कैन प्लेस दिस वैल्यू ऑफ p. आपको जिस तरह कैलकुलेशन ईजी लगेगा आप शुरू से p की वैल्यू रख दें. मुझे इस तरह आसान लग रही थी, सो आई डू दिस. इसमें अब आप वैल्यू रख लेंगे तो आपको, और बल्कि मैं डायरेक्ट कर देता हूँ. अब यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई. सब फिक्स है. p की जगह जब ये रखेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस होगा, डिवाइड बाय 80 करेंगे. व्हेन यू डू ऑल दैट व्हाट कम्स आउट इज़ दिस. a इज़ इक्वल टू 1.42272 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दैट इज़ द एक्सेलरेशन जस्ट व्हेन द मोशन स्टार्ट्स, जैसे ही चल पड़ी होगी बॉडी. अब ये किताब में आंसर में थोड़ा सा फ़र्क है. किताब में आंसर 1.6 या 7 लिखा हुआ है, तो ज़ाहिर बात है 6 के करीब जो वो नहीं आ सकता. वो मैंने काफ़ी तरीके से कैलकुलेट करके देखा, वो उसका ये आंसर ये गलत नहीं है, वो भी आंसर ठीक है. राउंडिंग बहुत हुई है क्योंकि इसमें साइन आया है, फिर इसके अंदर कहीं कॉज आया है, तो उससे राउंडिंग होती है. वो राउंडिंग उसने शायद ज़्यादा की है, मैंने उतनी नहीं की, तो मेरा आंसर कंपैरेटिवली ज़्यादा एक्यूरेट है, वो ज़्यादा राउंड हुआ हुआ आंसर है. तो बहरहाल दैट कंप्लीट्स दिस प्रॉब्लम. इसके बाद नेक्स्ट बिल्कुल इसी का बल्कि पार्ट है. यही फिगर है, यही सिनेरियो है. अब हमारे पास 13-11 क्वेश्चन में क्या है, सब कुछ ऐसे ही है, एक माइनर सा चेंज आ गया. 13-11 ऑन द सेम पेज, एवरीथिंग इज़ द सेम. म्यू एस इज़ नाउ 0.4. म्यू एस की वैल्यू 0.4 है. दिस इज़ द की आइडिया. अब म्यू एस जब कम होगा तो नोट करें उसका क्या इफ़ेक्ट आएगा. अब अगर आप इस एग्जाम्पल को लें, म्यू एस जब कम होगा म्यू एस, तो आर मैंने बताया था वक्त के साथ कम हो रहा है. पहली चीज़ म्यू एस कम हुआ तो इसका मतलब इनिशियल टारगेट भी हमारा पहले के मुकाबले में क्या हो जाएगा, कम. यानी अगर हम आर को फुल वैल्यू पे भी ले लें, वक्त के साथ आर कम हो रहा है, लेकिन अगर फुल भी लें तो म्यू एस 0.5 नहीं है 0.4 है. इसका मतलब ये शुरू से ही वैल्यू और कम होगी जो चाहिए होगी. सही है. तो एक तो ये पॉइंट है. दूसरी एक चेंज और है. नाउ पी इज़ गिवन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्पेस बचाने के लिए. p की एक वैल्यू दी हुई है, p बढ़ रहा था, अब ये बताया गया था इस क्वेश्चन 10 में. 11 में ये बताया कैसे बढ़ रहा है. p इज़ 90t², यानी टाइम के साथ p की वैल्यू वेरी कर रही है इस तरह क्वाड्रेटिकली. यानी जैसे जैसे वक्त गुजरेगा p की वैल्यू बढ़ती जाएगी इस तरीके से क्वाड्रेटिकली विद टाइम. मालूम करना है अगेन, बल्कि एग्जैक्टली मालूम करना है कि t इनिशियल एक्सेलरेशन नहीं निकालना, बल्कि 2 सेकंड पर एक्सेलरेशन क्या होगा ये मालूम करना है, दूसरे सेकंड पर जाकर एग्जैक्टली उस लम्हे. अब इसका मेन आइडिया ये है कि सिनेरियो यही है, सब कुछ वही है. फ़र्क क्या आएगा इसका ओवरऑल अगर सोचें. मुझे करना ये है कि दूसरे सेकंड पर, अब टाइम यहाँ पे नोट करें, अगर मैं 2 रखूँ फॉर एग्जांपल 90t², इतना स्टेप एज इट इज़ होगा, इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है. म्यू एस की वैल्यू चेंज हो जाएगी. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी सी, डिफरेंस क्या होगा, ये p है. अब p की वैल्यू 90t² है, तो t अगर 0 रखें तो ज़रा सोचें p क्या आएगा. ऑब्वियसली 0 आएगा. शुरू में कोई अप्लाइड फोर्स नहीं थी. फिर दूसरे सेकंड पर टाइम बढ़ता जा रहा है, p बढ़ रहा है. दूसरे पे देखते हैं ज़रा, 90 × 2 का स्क्वायर 4, तो p कम्स आउट 360 न्यूटन.
यानी 0 से स्टार्ट होगी, तेज़ी से 360 न्यूटन तक पहुंच जाएगी ये फोर्स बढ़ते बढ़ते। अब एक पॉइंट है और वो ये, क्या 0 लगने पे तो हिलेगा ही नहीं ऑब्जेक्ट, ये तो तय है, क्योंकि जब ये 0 होगी तो ये भी 0 होगी। सॉरी, देयर शुड बी, अब मैं ज़रा बैकग्राउंड पे वापस जा रहा हूँ कि आपकी अप्लाइड फोर्स शुरू में ज़ाहिर है जब P 0 होगा तो उसका हर कंपोनेंट 0 होगा, X भी होगा, Y भी, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 है। जब ये 0 है तो फ्रिक्शन 0 है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो मैंने इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन ली है। फिर ज़ाहिर बात है थोड़ा सा ये बढ़ेगा, 0.1 हो जाएगा, फिर 0.2 हो जाएगा, फिर 0.3 हो जाएगा। ये कहाँ तक चला गया? दूसरे सेकंड पर ये 360 हो गया। अब इसे फ्रिक्शन इसे कैंसिल कर रही है, 0.1 पे ये भी 0.1 है, 0.2 पे ये भी 0.2 है, दे आर कैंसिलिंग ईच अदर। कहाँ तक कैंसिल करेगी? एवरीबडी नोज दैट लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन तक। ऐसा हो सकता है कि लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन 360 से भी ज़्यादा हो। इसका मतलब है कि 2 सेकंड बाद ये 360, फ़र्ज़ कर लें कि लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन जहाँ तक इसने जाना है मैक्सिमम वो 400 न्यूटन है। टाइम के साथ ये फोर्स बढ़ रही है, हमने देखा दूसरे सेकंड पर पहुंचकर ये 360 हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये यहाँ कहीं पहुँचे होंगे। इसका मतलब है दूसरे सेकंड पर ये 360 है, जाना फ्रिक्शन ने कहाँ तक है? 400 तक। इसका मतलब फ्रिक्शन इस वक्त 360 होगी, क्योंकि 360 पे वो 360 को कैंसिल करेगी, क्योंकि अभी उसमें कैपेसिटी है, वो बढ़ते 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 400 तक जाएगी। 4 के बाद नहीं बढ़ सकती, लेकिन अभी तो 360 है। और मिसाल दे रहा हूँ कि अगर 400 तक जाना है उसने, तो 360 अगर आपकी अप्लाइड फोर्स है तो फ्रिक्शन भी 360 है, तो कैंसिल ईच अदर। इसका मतलब है t = 2 सेकंड पर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, बॉडी रुकी हुई होगी। लेकिन अगर सपोज़ आपकी जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो है 200, तो फिर यकीनन ये फोर्स बढ़ती जाएगी और जब ये 200 होगी उस पर ये दोनों इस वक्त इसके बराबर आ गई मैक्सिमम के, और इससे अगले ही लम्हे बॉडी चल पड़े, और जब चल पड़ेगी तो फ्रिक्शन यही नहीं रहेगी, काइनेटिक हो जाएगी, जो इससे थोड़ी कम होगी। उसके बाद फिर ज़ाहिर बात आपकी अप्लाइड फोर्स बढ़ती जा रही है और ये चलने का मरहला होगा, यानी बॉडी चल पड़ी होगी, एंड देयर मस्ट बी सम एक्सेलरेशन। सो फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड कि क्या 2 सेकंड के अंदर अंदर फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू को क्रॉस कर चुकी है या नहीं किया है उसने। अगर क्रॉस नहीं कर सकी है तो एक्सेलरेशन इज़ 0। जवाब ये सीधा सीधा है, इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है। लेकिन अगर उस क्रॉस कर चुकी है तो फिर एक्सेलरेशन निकालने के लिए ज़ाहिर बात है एक्चुअल सिचुएशन पे वापस आएंगे। सो देयर इज़ काइनेटिक फ्रिक्शन, दिस इज पी कॉस थीटा। बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स माइनस कर देंगे, इसलिए कि ये दोनों मिलकर वेट को तो कैंसिल कर रही होंगी, इसमें से ये माइनस होगी, एंड वी गेट द आंसर। यानी आंसर निकालना तो है, लेकिन पहले मैं ये फ़ैसला करना है कि हम जो हम नॉर्मल तरीक़ा फॉलो करते हैं कि हम कहते हैं कि हमारी रिजल्टेंट फोर्स ये तो कैंसिल हो गई, तो हमारी रिजल्टेंट फोर्स क्या आई? ये 2 बची, इसमें से इसको माइनस कर दिया। ये बड़ी है मानते हुए कि ये बड़ी है पी कॉस थीटा माइनस एफ के, दिस गिव्स एम ए। सो इट इज़ पी कॉस थीटा माइनस एफ के डिवाइडेड बाय, ज़ाहिर बात है एम से डिवाइड कर, ये हम एक्सप्लेन दें। मगर ये इक्वेशन, ये सिनेरियो कि पी कॉस थीटा माइनस एफ के, यानी एफ के एज्यूम करने का था बॉडी चल पड़ी है, तो आपको पहले ये फैसला करना पड़ेगा कि 2 सेकंड के अंदर अंदर वो चली भी थी या नहीं। अगर विदिन 2 सेकंड चल पड़ी है, जिसका क्राइटेरिया क्या है? फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू को क्रॉस कर चुकी हो, उसके बराबर हो, ज़ाहिर बात है पहुंच गई हो 2 सेकंड के अंदर अंदर, तो जिसके बाद बॉडी चल पड़ती है, तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पहला हमें फ़ैसला क्या करना है? फौरी तौर पे फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालें। अब ये सारा सिनेरियो वही है, फिगर वही है, सब कुछ सिचुएशन वही है। और पी साइन थीटा ने वेट को कैंसिल कर दिया, तो मैंने यही सारी जो बात थोड़ी देर पहले शुरू की थी वही लिखी। अच्छा, कोई फ़र्क नहीं है, मास उतना ही है, और इसके अलावा इसमें और कोई चीज़ चेंज नहीं है, सिवाय इस बात के कि अब पी का मुझे पता है, पी की जगह 90t² आ जाएगा। 90t², इसको 90 से मल्टीप्लाई भी कर लिया जाए, मल्टीप्लाई 0.342 30.78 784 माइनस 30.78 t²।
चूँकि आर पी पे डिपेंडेंट था और पी टाइम पे डिपेंडेंट था, तो आर टाइम डिपेंडेंट हो गया. सो दिस इज आर. देन एफ एस मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर. म्यू एस की वैल्यू 0.4 है, आर की जगह 784 माइनस 30.78 स्क्वायर आ जाएगा. इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे. 0.4 784 313.6 माइनस 30.78 मल्टीप्लाई 0.4 0.4 मल्टीप्लाई 30.78 30.78 12.312 टी स्क्वायर. दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन. अब हम अपनी अप्लाइड फोर्स को, यानी हम इससे, अब मैं वो टाइम निकालना चाहता हूँ कि वो टाइम कौन सा होगा जब बॉडी चल पड़ेगी. वो टाइम अगर 2 सेकंड के अंदर अंदर आया तो इसका मतलब है कि 2 सेकंड पर बॉडी चलती हुई हालत में होगी. और अगर वो टाइम 2 सेकंड से ज़्यादा आया, इसका मतलब इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम. 2 सेकंड के अंदर अंदर बॉडी नहीं चली होगी और जवाब होगा एक्सेलरेशन 0 है. सो उसका क्राइटेरिया क्या है? ज़ाहिर बात है वही है कि बॉडी कब चल पड़ती है, जब अप्लाइड फोर्स एग्जैक्टली लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाए. लेट अप्लाइड फोर्स हमारी क्या है? अप्लाइड फोर्स हमारी पी कॉस थीटा है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. लेट पी कॉस थीटा इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू एफ एस मैक्सिमम. पी कॉस थीटा में पी है 90 टी स्क्वायर, कॉस 20 डिग्री, एंगल इज़ द सेम. एफ एस मैक्सिमम की जगह ये वैल्यू आ जाएगी 313.6 माइनस 12.312 टी स्क्वायर. कॉस 20 की वैल्यू 0.9 थी, मल्टीप्लाई ये 90 है, तो 90 मल्टीप्लाई 0.9 टी स्क्वायर. ये माइनस की टर्म इधर ले आते हैं, प्लस 12.312 टी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 313.6. 90 इंटू 0.9 81 टी स्क्वायर प्लस 12.312 टी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 313.6. दोनों में टी स्क्वायर है, ये ऐड हो जाएंगी. 81 प्लस 12.312 93.312 टी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 313.6. सो टी विल बी, मैं दो काम कर रहा हूँ, 313.6 के नीचे 93.312 लिख रहा हूँ और इसका स्क्वायर रूट भी लेता हूँ बिकॉज स्क्वायर ख़त्म करना पड़ेगा. व्हेन आई डू दिस, थ्री हंड्रेड 313.6 divided by 93.312 93.312 1.83. तो टाइम कम्स आउट अबाउट 1.833. इसका मतलब है कि 0.1 0.2 वक्त के साथ ये बढ़ती जा रही है 1.833 सेकंड पर जाकर तकरीबन बॉडी चल पड़ेगी. और जब वो चल पड़ेगी तो ज़ाहिर बात है उस वक्त वो उसमें एक्सेलरेशन होगा. तो ये तय हो गया कि 2 सेकंड के अंदर अंदर बॉडी चल पड़ी होगी. तो दूसरे सेकंड पर उसका क्या एक्सेलरेशन होगा? दिस इज़ जस्ट टू रियलाइज़ कि ये हो सकता है, यानी 2 सेकंड के अंदर अंदर बॉडी चल सकती है. अब जब वो चल पड़ी, इसके नीचे ये कंक्लूजन थी कि मेरे पास टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो आप नीचे लिख लीजिएगा, विच शोज़ दैट within 2 seconds the body has came into motion. लिहाजा वो मूव करना शुरू हो चुकी है और जब एक मरतबा चल पड़ी है तो अब हम अपना काम कर सकते हैं. एफ आर अगर रिजल्टेंट फोर्स है तो वो होगी पी कॉस थीटा माइनस चलती हुई हालत में फ्रिक्शन एफ के होगी. दिस इज़ एम ए, दिस इज़ 90 टी स्क्वायर कॉस 20 माइनस म्यू के इंटू आर. एम ए इज़ इक्वल टू 90 टी स्क्वायर
cos 20 की वैल्यू 0.9 थी, उसको 90 से मल्टीप्लाई भी हमने थोड़ी देर पहले भी किया था। 0.9 इंटू 90 81, सो दिस गिव्स 81 टी स्क्वायर माइनस म्यू के की वैल्यू 0.3 है। और आर की हमने पीछे एक एक्सप्रेशन बनाई थी, आर की पीछे भी हमने एक एक्सप्रेशन जो है वो बना ली थी 784 कि पूरी डिटेल से मैंने पीछे भी बनाई थी एक। आर हमारे पास था mg माइनस पी साइन थीटा, जो बना था 980 इंटू 9.8 माइनस 90 टी स्क्वायर साइन 20, 80 इंटू 9.8 784 माइनस साइन 20 की वैल्यू 90 से मल्टीप्लाई होगी, साइन 20 0.342, 90 इंटू साइन 20 0.342 होता है टी स्क्वायर, 784 माइनस 90 इंटू 0.342, 90 इंटू 0.342 30.78 टी स्क्वायर। तो दिस इज़ आर, ये बैकग्राउंड में पीछे हुआ है, ठीक है, उसकी सिर्फ पी की वैल्यू रखनी है, सिर्फ 90 टी स्क्वायर, बल्कि ये पीछे किया वही है हमने। तो आर की ये वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं म्यू के साथ 784 माइनस 30.78 टी स्क्वायर, एम ए इज़ इक्वल टू 81 टी स्क्वायर माइनस 0.3784, शायद पहले भी मैंने की थी ये कैलकुलेशन, 0.3 इंटू 784, 0.3 235.2 235.2 माइनस 0.378, ये मल्टी ब्रैकेट खोला दिया गया, माइनस माइनस प्लस एट प्लस 30 इंटू 0.3 इंटू 30.78, 0.3 इंटू 30.78 9.234 टी स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लाई हुआ, ये वैल्यू दी, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई टी स्क्वायर की, अब दो टर्म है आपको 81 और 9, सो इट इज़ 81 एंड 9 90.234 टी स्क्वायर माइनस 235.2 डिवाइडेड बाय द मास विच इज़ 80 ए कम्स आउट, ये एक एक्सप्रेशन बन गई। टी कितना रखना है, कितने टाइम पे निकाला, दूसरे सेकंड पर, तो ये रख देंगे 90.234 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 235.2 डिवाइडेड बाय 80। व्हेन यू सिंप्लीफाई इट यू विल गेट, ठीक है, इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू इसकी मिलेगी 30 पॉइंट, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा अपने तौर पे, यू विल गेट द आंसर। सो दैट कंप्लीट्स टुडेज़ लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो फर्दर इसके कुछ फ्रिक्शन के चंद सवाल रह गए हैं, वो भी कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।